रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइजेस पर और अब हम कर रहे हैं हर वैरायटी के क्वेश्चंस जहां आपको सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप और लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, ये जो हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस पूछती हैं, उसकी एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी के लिए हम हर तरह से हर तरीके के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेंगे। आई होप आप जानते हो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर चुके हैं और अब हम कैलकुलस पर हैं। कैलकुलस पूरे तरीके से हो जाने के बाद हम वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे एंड देन हम अलजेब्रा और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री पर शिफ्ट होंगे। इस तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन प्लान्ड है। आई होप आप जानते हो हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। सीधे मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए, वो ओवरऑल आपसे पूछना चाह रहा है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। अब इस फंक्शन के डोमेन को वर्कआउट करने के लिए मेरा जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये कि सर ये जो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरा कंडीशन या कंस्ट्रेंट आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है विच इज व्हाट x टू द पावर 12 माइनस x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 4 माइनस x प्लस 1, हम चाहेंगे कि इस फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए हमारे लिए जो अंडर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अब इसको अगर मैं एक सिंपल से एक्सप्रेशन के तौर पर देखना चाहूं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि x की किन किन वैल्यूज के लिए ये ऐसा पैटर्न दोहरा रहा होगा, दिखा रहा होगा। तो मैं कहता हूं सर थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जरा मैं सारी नेगेटिव वैल्यूज पर चेक करता हूं। पहले मैं क्या चेक करता हूं, मैं x की कौन सी वैल्यूज पर चेक करता हूं, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, है ना। आई होप आपको ये लाइन समझ आ रही है। माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, इवन हम 0 को भी लेट्स से इंक्लूड कर ही लेते हैं। पहले मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की बात करता हूं, फिर हम 0 को इंक्लूड करके अलग से देखेंगे। या पहले 0 देख लो। देखो 0 अगर मैं रखता हूं तो सब जगह 0 रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 और ये 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 तो इसके डोमेन में आएगा, और अगर 0 इसके डोमेन में आ रहा है तो एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता हूं कि सर ऑप्शन बी तो आपका गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी में 0 इसके डोमेन में आ रहा है, इसके बावजूद ऑप्शन बी में नहीं दिया गया है ना। तो अभी मुझे थोड़ी सी चीजें देखनी, मैं नेगेटिव पार्ट के लिए थोड़ा सा देखने में इंटरेस्टेड हूं। ऑप्शन सी कह रहा है कि ये सारी नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की ये सारी वैल्यूज आपको लेने को कह रहा है, और अगर ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ तो ऑप्शन ए भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए में वो जो है वो ऑप्शन सी में ऑलरेडी है। तो मैं थोड़ा सा पहले नेगेटिव वैल्यूज के लिए, फिर 0 से 1 के लिए देख लेंगे, और अगर आने को हुआ आगे तो 1 से आगे भी देख लेंगे, ताकि सारे रियल नंबर्स के लिए मैं चेक कर पाऊं। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं। तो कमिंग टू दिस पार्ट, नेगेटिव सारे नंबर्स के लिए अगर मैं देखता हूं तो बहुत ध्यान से सुनना। आप एक बात बताओ सर, सारे नेगेटिव नंबर्स में लेता हूं, बिल्कुल लीजिए। अगर मैं सारे नेगेटिव नंबर्स लेता हूं तो क्या हो रहा होगा, जरा उस पर बात करते हैं। कैन आई से कि सर सारे नेगेटिव नंबर्स का पावर 12, आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट, है ना, उनकी पावर 12, अगर मैं आपसे अभी फिलहाल लेट्स से माइनस इन्फिनिटी से सीधी सी बात करूं 0 तक के बीच के नंबर्स की, तो उनकी पावर 12 एक पॉजिटिव नंबर होगी। आई होप आप समझ पा रहे हो। एक बेसिक्स आइडिया लेते हैं, मैं इसको भी 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूं, है ना। 0 तक आने से पहले लेट्स टॉक अबाउट माइनस इन्फिनिटी से -1 तक के सारे नंबर्स। बहुत गौर से सुनना। डू यू रियलाइज कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक के जितने भी नंबर्स होंगे उनकी पावर 12 यानी इवन एक पॉजिटिवली बड़ा नंबर जनरेट करेगी। तो दिस विल बी कंपैरेटिवली अ वेरी बिग नंबर। आई होप आप समझ पा रहे हो, कंपैरेटिवली काफी बड़ा एक नंबर होगा। किससे? एटलीस्ट x की पावर 9 से। और एक और खास बात, गौर से सुनिएगा, x की पावर 9 कैसा होगा सर? x की पावर 9, चूंकि x आपका एक नेगेटिव नंबर है, और सच कहूं तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि -1 तक रखना चाहिए, पर मैं कहूंगा खुशी खुशी आप 0 ही रख लीजिए। क्यों रख लीजिए, बात करेंगे। अगर x एक ऑड नंबर है तो आप मुझे बताओ x की पावर 9 कैसा होगा? सर x की पावर 9 एक ऑड है, मतलब 9 जो है आपका एक, सॉरी x जो है वो आपका नेगेटिव नंबर है, ऑड नंबर नहीं, नेगेटिव नंबर है। एक नेगेटिव नंबर की ऑड पावर आपको एक नेगेटिव वैल्यू देगी, और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या होगी? एक पॉजिटिव वैल्यू। तो ये भी एक बड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू होगी। गौर से सुनना, x की पावर 4 एक नेगेटिव नंबर की इवन पावर भी एक पॉजिटिव नंबर होगी, और एक नेगेटिव नंबर का नेगेटिव भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, जिसमें अगर मैंने 1 ऐड किया तो वो डेफिनेटली आपका पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं।
आप समझ पा रहे हो? तो अगर ये सारे ही नंबर्स पॉजिटिव है तो सर एटलीस्ट माइनस इन्फिनिटी से 0 तक भी मेरे लिए डोमेन आने वाला है। और अगर ऐसा कुछ है तो कम से कम ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए में कोई भी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की वैल्यूज उसने नहीं ली है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? आई होप यू ऑल आर एग्रीइंग विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो मेरा कहना है सर अब 0 से आगे बढ़ते हैं। अब जरा 0 से आगे बढ़ के देखते हैं चीजें कैसे हमारी वर्कआउट हो रही हैं। तो 0 से अगर मैं आगे बढ़ा तो मैं इस पार्ट पर आता हूं कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में से लेट्स से x की पावर को थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करता हूं। कैसा है हमारा एक्सप्रेशन जरा देखिए, x की पावर 12 माइनस x की पावर 9। लेट्स से मैं यहां से x की पावर 9 कॉमन लेता हूं इन दोनों में से। तो देखो ध्यान से क्या निकल कर आता है। अगर आप x की पावर 9 कॉमन लेते हैं तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा सर, x की पावर 3 माइनस 1। क्या आप ये देख पा रहे हो? यहाँ पर x की पावर 9 अगर आपने कॉमन लिया तो x की पावर 3 माइनस 1। सेम मैं x क्यूब नहीं, x यहां से कॉमन लेता हूं तो ये भी x क्यूब माइनस 1 बन जाएगा। तो अगर मैंने x वहां से कॉमन लिया तो गौर से सुनिएगा, ये अगर हम x यहां से कॉमन लेते हैं तो ये भी आपका x क्यूब माइनस 1 बन जाता है। और बचा हुआ पार्ट क्या बच रहा है? सिर्फ +1। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल, +1। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? अब मुझे चेक करना है ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नहीं। अभी मैंने कहां तक देखा? अभी मैंने सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखा, पर ऑप्शन सी ये कहना चाह रहे हैं कि 0 से 1 के लिए भी मैं पॉजिटिव हूं। ऑप्शन सी को गौर से देखो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 0 से 1 के लिए भी सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हूं। तो जरा चेक करते हैं ये 0 से 1 और 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि मैं ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज्ड हूं। तो जरा इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को देखकर कुछ सेंस, कुछ रिजल्ट, कुछ भी आउटकम आप निकाल पा रहे हो क्या? सर एक छोटी सी बात आप हमारी समझो, बहुत ध्यान से सुनना। मैं 1 से बड़ी कुछ वैल्यूज रखता हूं। क्यों रख रहा हूं? आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर मैं x की 1 से बड़ी कुछ वैल्यूज लेता हूं तो क्या, जब आप 1 से बड़ी वैल्यू लेते हो तो आई होप ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो 1 से बड़ी वैल्यू का क्यूब 1 से बड़ा होगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। 1 से बड़ी वैल्यू का क्यूब 1 से बड़ा होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर x 1 से बड़ा है तो x क्यूब माइनस 1 भी आपका किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा डेफिनेटली होगा। आई वुड से कम 0 से तो बड़ा होगा। मैं इक्वल भी नहीं कहूंगा, वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर x 1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, वरना जब जब x 1 से बड़ा होगा तब x क्यूब माइनस 1 आपका 0 से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब गौर से सुनना आप, x की पावर 9 जब x आपका 1 से बड़ा है, मैं किस डोमेन की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, x की वो सारी वैल्यूज जो 1 से बड़ी हैं। तो 1 से बड़ी वैल्यू पावर 9 में अगर हुई तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू। ये भी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है। ये x भी 1 से बड़ा है तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है। ये भी कोई पॉजिटिव वैल्यू है और इसमें आपने 1 ऐड किया है। तो इन पॉजिटिव वैल्यूज के सम में अगर आप एक 1 ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, एंड डेफिनेटली ये भी एक्सप्रेशन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो? कोई परेशानी? आई होप मैं तो इक्वल भी नहीं कहूंगा, वो ग्रेटर देन 0 ही होगा सच कहूं तो, क्योंकि ये 1 ऑलरेडी है, बाकी सब पॉजिटिव हैं। तो इन पॉजिटिव वैल्यूज में अगर ये नॉन नेगेटिव भी हुई, मतलब इनमें कहीं कोई 0 भी आया तो भी उस केस में आपका ये 1 क्या होगा? मतलब देखो ना, आप x की वैल्यू मान लो 1 भी रही तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 प्लस 0 0 प्लस 1 विल बी 1। तो मिनिमम पर भी आपको 1 तो एटलीस्ट जनरेट करके देगा, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने एक बहुत खास बात चुनी है। आप बहुत आराम से ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर जब हम x की माइनस इन्फिनिटी से 0 की वैल्यूज के लिए एग्री कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि आप 1 से बड़ी भी सारी वैल्यूज ले पा रहे हो। तो अभी तक मैं इंक्लूड कर पा रहा हूं कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की सारी वैल्यूज ले लो, और आप क्या ले लो भाई, और आप 1 से, है ना, इवन हम ये 0 और 1 भी इंक्लूड कर पा रहे हैं, इसमें कोई दोहराए कोई शक नहीं है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि आप 1 से इन्फिनिटी तक की भी सारी वैल्यूज ले लो। तो अगर ऑप्शन डी कहना चाह रहा है कि सारे रियल नंबर्स हैं, ऑप्शन सी हट चुका है, क्योंकि ऑप्शन सी में इसके डोमेन में कौन नहीं है? 1 से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज नहीं। मतलब ये ऑब्वियसली इसके डोमेन का हिस्सा होंगे, लेकिन इसका एग्जॉस्टिव डोमेन पूछ रहा है वो। एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट डोमेन, कि उसमें कुछ भी मिस ना हो, इसको जो भी x सेटिस्फाई करता हो, जो भी x इसमें रखा जा सकता हो, हर एक वो वैल्यू आप मुझे बताओ। तो मेरा कहना है, अब अगर मैं ऑप्शंस की हेल्प लूं तो वो कह रहा है सारे रियल नंबर्स। अब सारे रियल नंबर्स में बच कौन रहा है? सर सारे रियल नंबर्स में अब 0 से 1 के बीच की वैल्यूज बच रही हैं। अब क्या बच रही हैं? 0 से 1 के बीच की वैल्यूज, अगर आप एग्री कर रहे हो तो जरा इस वाले पार्ट के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने देखा है हमेशा पॉजिटिव है, इसके लिए हमने देखा है हमेशा पॉजिटिव है, और ऑप्शन एकमात्र जो बच रहा है वो कह रहा है सारे रियल नंबर्स। तो
हिंट ये मिल रही है कि 0 से 1 के बीच के भी सारे नंबर्स के लिए ये कैसा होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। तो इस एक्सप्रेशन को अब 0 से 1 के लिए अगर मैं देखना चाहता हूं तो आई होप आपको ये पार्ट दिख रहा है कि सर 0 से 1 के बीच में से मुझे देखना है, बिल्कुल 0 से 1 के बीच में मुझे इसे देखना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, इसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करता हूं। कैसे, गौर से देखना। ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है पहले बताइए। एक्सप्रेशन है x की पावर 12 माइनस x की पावर 9, x की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1, है ना। एक छोटा सा काम हम करने में जरा इंटरेस्टेड हैं। पहले I'll कीप दिस 1 असाइड, है ना, इस 1 को एक तरफ रखता हूं, गौर से दिखेगा। और ना मैं इस वाले पार्ट में से, कौन से वाले पार्ट में से, इस वाले पार्ट में से लेट्स से मैं x की पावर 4 कॉमन ले लेता हूं। मैं x की पावर क्या कॉमन ले रहा हूं, 4। अब जैसे ही मैं x की पावर 4 कॉमन लेता हूं तो क्या आप एग्री करते हो, मुझे क्या मिलेगा। आई होप ये जो x है इसको कुछ नहीं किया, है ना, इसको मैंने ऐसे रखा, तो लेट्स राइट इट एज 1 माइनस एक्स। ये पार्ट को हमने कुछ नहीं किया, लेट्स कीप दिस एज इट इज, एज इट वाज। अब इस वाले पार्ट को देखना, ये वाला पार्ट आपको क्या देगा, गौर से सुनना, बहुत क्रूशियल सा स्टेटमेंट है। यहां से मैंने x की पावर 4 कॉमन लिया, है ना, तो जैसे ही मैं x की पावर 4 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचता है, ध्यान से सुनिए सर, ये बचता है 1 माइनस एक्स की पावर 5। ऐसा क्यों कर रहा हूं, आपको जस्ट इन अ वाइल रियलाइज होगा कि ऐसा करने का रीजन क्या है। और बच क्या रहा है सर, x की पावर 12। तो आई हैव री रिटर्न इट इन अ लिटिल डिफरेंट फॉर्मेट, क्योंकि मेरे दिमाग में ये थॉट था कि अब मैं इसको किसके लिए चेक कर रहा हूं, मैं इसको चेक कर रहा हूं x की उन सारी वैल्यूज के लिए जहां पर x जो है 0 से 1 के बीच है। अगर आपको ये पता चलता है कि x जो है आपका 0 से 1 के बीच है, तो सोच के देखो, अगर x जो है वो आपका 0 से 1 के बीच है तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, लेट्स से 0.5, तो 1 माइनस 0.5 एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो 1 माइनस एक्स हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। और गौर से सुनो, जब x 0 से 1 के बीच है तो 0 से 1 के बीच के सारे नंबर्स की हायर पावर और छोटी होती है, तो ऑफ कोर्स x की पावर 5 भी 0 से 1 के बीच होगा और उल्टा वो और छोटा होगा। तो 1 माइनस एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 1 विल गिव यू अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, तो ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव है। और सुनिएगा, 0 से 1 के बीच की वैल्यू की एक इवन पावर पॉजिटिव होगी, तो शेलाई से यहां भी आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव वैल्यूज का ही प्रोडक्ट मिलना है। और 0 से 1 की बीच की वैल्यूज का पावर 12 यानी एक इवन पावर, बेशक वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही होनी है। शेलाई से ये भी आपका ग्रेटर देन 0 ही आना तय है, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो स्कोप ही नहीं बन रहा है इसके नेगेटिव होने का। शेलाई से कि ना सिर्फ सर आपके माइनस इन्फिनिटी से 0, बल्कि 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, यानी टोटल सारे रियल नंबर्स के लिए ए एक्सप्रेशन जो अंदर वाला है आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स आपके लिए इस फंक्शन का डोमेन होगा एग्जॉस्टिव डोमेन, मतलब ओवरऑल एक्स की अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो सर सारी ही रियल वैल्यूज इससे सेटिस्फाई करेंगी। क्या ये क्वेश्चन एक सिंपल सी, एक सॉर्टेड सी अप्रोच के साथ समझ आया? With that, let's move on to the next question. अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, हमने इसे कैसे वर्कआउट किया। इस क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है, वो कह रहा है एक फंक्शन है r से r। अब वो फंक्शन r से r के मतलब ये डोमेन है, ये को डोमेन है, और वो इस तरीके से इसे डिफाइन कर रहा है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो ऑलरेडी वो यहाँ कह चुका था। तो वो आपसे इस फंक्शन f ऑफ x की रेंज पूछ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ सर इसकी रेंज हम कैसे निकालेंगे, एक सिंपल सा तरीका है, जब कुछ ऐसा दिखे तो दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है, सर देखो f ऑफ x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स, ध्यान से सुनिएगा, प्लस साइन टू द पावर 4x को क्या हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। आई होप वी कैन डू दैट। Do you all agree with that? Now what I do next is साइन स्क्वायर एक्स को हम थोड़ा सा रीराइट करते हैं। अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स को लिखना चाहा तो शेलाई से मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को आई नॉट चेंज, इससे मैं कॉस स्क्वायर एक्स ही रखता हूँ, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकता हूँ। आई होप यू आर नॉट बॉदर्ड बाय दैट। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अगर आपने ऐसा किया तो सर ऐसा अगर आप करते हो तो आपको एक अच्छा एक्सप्रेशन मिलता है, जो कि क्या होगा, गौर से सुनिएगा। लेट्स कीप दिस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसे मत छेड़िए। तो ये रहा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाता है सर, वो बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी कितना 1, b स्क्वायर यानी कितना कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी कितना कॉस की पावर 4x, और क्या माइनस 2ab यानी माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो कितना हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स।
क्या यहाँ तक आप चीज़ें समझ पा रहे हैं? कोई परेशानी, कोई डाउट? आई होप इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं। इंस्टेड इसके अलावा एक और छोटा सा काम आ रहा है, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन कॉस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो एक छोटा सा थॉट दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, सर क्यों ना हम इसे ऐसा लिख लें। बस एक ही थॉट है, सिंपल सा, सुनिएगा ध्यान से। इससे मुझे लग रहा था कि शायद हम और इसे कॉम्प्लिकेट कर लें। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखो इससे क्या फायदा होगा वो समझना। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो मुझे एक ना बहुत सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन दिख रहा है। अब सुनना, एक जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करता हूं। तो जैसे ही इसे हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस किया, आई होप आप सुन रहे हैं, जैसे ही हमने ऐसा किया, साइन स्क्वायर एक्स के स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और एक साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी गौर से सुनिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स तो एज इट इज रहने वाला है, ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 विल गिव यू अ साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन जब ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स, है ना, डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। कोई कंफ्यूजन? आई होप अब चीज़ें आपको दिख रही हैं कैसी हो रही हैं। अभी क्या, अब देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना बन जा रहा है सर, ये बन जाता है 1। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। एक छोटा सा काम हम करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, रादर आई वुड से 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करो। 4 से मल्टीप्लाई किया तो शैलाई से मैं 4 को कुछ ऐसा लिखता हूँ, 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कैन वी डू दैट? क्यों लिखा आप रियलाइज करेंगे कुछ ही मोमेंट्स में, बट पहले ये समझो, 4 से अगर मल्टीप्लाई किया है तो मुझे इसे 4 से डिवाइड भी करना होगा। देखो कुछ फर्क नहीं आ रहा है, फिर से सुनो, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, एंड देन अगेन विल बी लेफ्ट विद साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। डू यू ऑल गेट दैट? नाउ व्हाट नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा। इस 1 को भी यहीं रखते हैं, इस 4 को भी यहीं रखते हैं, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, देन यू विल कम अप विद द रिस्पांस साइन 2 थीटा। ये आप कहां पढ़ेंगे, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। सो न्यूमरेटर विल हैव साइन 2 थीटा अपॉन कितना, 4, और साइन 2 थीटा का क्या, साइन 2 थीटा का स्क्वायर। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। Can I by some means figure out the range of this expression? थोड़ा सा दिमाग लगाकर शायद बात की जा सकती है। कैसे? सुनो, मुझे एक बात बताओ, साइन का कोई सा भी रेशो हो, 2 थीटा में लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर टेक्निकली x आना चाहिए, है ना, इट शुड नॉट बी थीटा, इट शुड बी x। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि साइन का कोई भी एक्सप्रेशन हो, है ना, अगर आप x की कोई भी वैल्यू ट्राई कर सकते हो तो आप कहेंगे कि सर ये एक्सप्रेशन हमेशा -1 से 1 के बीच लाई करेगा। बिल्कुल एग्री करते हैं कि -1 से 1 के बीच लाई करेगा। अब अगर मैं तीनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो क्या बन जा रहा है सर, ये बनता है साइन स्क्वायर कितना, 2x, और यहाँ पर -1 से 1 के बीच की वैल्यूज का स्क्वायर क्या होगा सर, वो होगा 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अभी क्या सर, एक छोटा सा काम करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसको एक्चुअली 4 से डिवाइड करने में इंटरेस्टेड हूँ, या फिर रादर -1/4 से, जैसा आपको ठीक लगे, है ना। तो 4 से अगर डिवाइड करता तो ये क्या होता है सर, ये हो जाता 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4 लेस देन इक्वल टू 1/4, है ना। लेकिन अगर मैं इसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे ही नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4 और नेगेटिव साइन के साथ। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते हो तो साइन के कारण ये वैल्यूज आपकी इन्वर्ट हो जानी है, यानी 1/4 यहाँ आ जाएगा, आई होप आपको ये बात पता है, और 0 आपका वहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएंगे और नेगेटिव साइन से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक छोटा सा काम और फाइनल काम अब हम करने में इंटरेस्टेड हैं। हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन में 1 ऐड कर देते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन तक पहुँचना है तो इसमें जैसे ही मैंने 1 ऐड किया तो देखो ज़रा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर 1 ऐड किया यहाँ, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1 माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू आपका एक्सप्रेशन जो कि क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बाय 4, और यहाँ पर 1 ऐड किया, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। आई होप आपको दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बाय 4 आपका एक्सप्रेशन है, यानी क्या, f ऑफ x। तो मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल साफ तौर पर कि जो f ऑफ x आपका है वो हमेशा 1 से तो छोटा है, और वो देखो ज़रा ध्यान से, 1 माइनस 1/4, शैल आई से दिस इज गोइंग टू बी 3/4, तो वो 3/4 से 1 के बीच में होगा। सो वो 3/4 से 1 के बीच में होगा, एंड इन दैट केस शैल आई से द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। आर वी क्लियर ऑन दिस? आई होप कोई डाउट नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल अगर मैं देखता हूँ तो क्या निकल कर आता है, ये एक पूरा हमें कंप्लीट क्वेश्चन दिया गया है और इस पर मुझे चीज़ें सोचनी हैं। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सोचना शुरू करते हैं कि वो क्या बोल रहा है। डोमेन डी and range r of this function where this sign denotes the greatest integer function। तो expression क्या है सर? expression है, ध्यान से सुनिएगा, sin inverse of
कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये आपका एक्सप्रेशन है, आई होप सो। साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब एक छोटा सा ओपिनियन आप मुझे दो, जब एक्स कुछ भी हो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा आप ये बताओ। आई रिपीट माई क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा? चलो उससे पहले थोड़ा बाहर से आते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक इंटीजर होगा, यानी एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। उससे थोड़ा बाहर आकर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कॉस इनवर्स, ध्यान से सुना, साइन इनवर्स क्या क्या वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, इस बारे में बात बाद में करेंगे। पर क्या आप जानते हो कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या क्या जनरेट करता है? इसकी हेल्प शायद आपको इसका ग्राफ करेगा। अभी मैं x के ग्रेटेस्ट इंटीजर होने पर कोई ओपिनियन नहीं रख रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताओ कॉस इनवर्स x कैसा होता है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि सर कॉस इनवर्स x का आप ग्राफ अगर बना लो तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कॉस इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरीके से हमने बनाना सीखा है कि कहीं ना कहीं आपके पास वैल्यू होती है -1, कहीं ना कहीं आपके पास वैल्यू होती है 0 और कहीं ना कहीं होता है 1, है ना। 0 π/2 आई होप आपको पता है, और पाई, आप इन तीन वैल्यूज पर खेल रहे होते हो, है ना। तो आप इन तीन वैल्यूज पर बात करते हो, 0 π/2 और पाई। पाई पर हम जानते हैं कॉस आपका -1 होता है और 1 पर ये इस तरीके से। तो आपका ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन रहा होता है ना। बहुत अच्छा तो नहीं बना है बट आई होप इट्स वर्केबल, इससे आप चीज़ें समझ पा रहे हो। तो कॉस इनवर्स एक्स, अभी मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक्स कैसा है, बट मैं एक बात जाहिर तौर पर जानता हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स वाई एक्सिस पर आपको कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज देता है। वो हमेशा आपको 0 से पाई तक की वैल्यूज देता है टेक्निकली। क्या आप मेरी एक छोटी सी बात समझ पा रहे हो? दैट एक्स की जो भी वैल्यूज हों, जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, उनके लिए जो आपका कॉस इनवर्स एक्स है वो 0 से पाई के बीच की वैल्यूज देता है। गौर से सुनना, अगर ये 0 से पाई के बीच की वैल्यूज देता है का क्या मतलब है? कॉस इनवर्स एक्स में जब आप कॉस इनवर्स एक्स यहां पास करोगे किसको? साइन इनवर्स को। तो साइन इनवर्स क्या कहेगा? साइन इनवर्स कहेगा कि मेरी अपनी कुछ लिमिट है, मेरे अपने कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। तो साइन का ग्राफ भी देख लो, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी और फिर आप एक सोचने का पर्सपेक्टिव देख पाओगे कि मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूं। और ये जरूरी है क्या कि आपको ग्राफ्स पता हो, और आई होप आपको इन क्वेश्चंस के दरमियान रियलाइज हो रही है ग्राफ्स की इंपॉर्टेंस, कि आप कैसे फंक्शंस को समझ पाते हो अगर आपको उनके ग्राफ्स पता है। तो याद करो साइन को लेकर भी हमारा डिस्कशन सॉर्टेड सा था कि यहाँ कहीं -1 है, यहाँ कहीं 1 है ना। तो ऑफ कोर्स आपका यहाँ कहीं लेट्स से क्या होगा -π/2 और यहाँ कहीं लेट्स से रहा होगा π/2, है ना। ये यहाँ -1 होता है और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन इस तरीके से आपका जा रहा होता है। तो इस तरीके से साइन आपका फंक्शन होता है। अब साइन फंक्शन क्या कहता है? साइन फंक्शन कहता है कि मेरे पास जो आप वैल्यूज पास करोगे वो -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। अच्छा, ये जो कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, क्या इसी बात को लिखने का तरीका हो सकता है कि कॉस इनवर्स एक्स जो है, कॉस इनवर्स एक्स जो है वो 0 से लेके पाई की वैल्यू कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 3.14। तो कॉस इनवर्स एक्स कहना चाह रहा है कि मैं 0 से 3.14 के बीच ही रहूंगा। अब सुनिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स क्या कहता है? साइन इनवर्स एक्स कहता है कि मेरे अंदर जो भी आप वैल्यू फीड करो, साइन इनवर्स एक्स जो कहता है वो ये कहता है कि मेरे अंदर जो भी आप वैल्यू फीड करो, जो एक्स की वैल्यू दो, वो -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। डेफिनेशंस हैं इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि साइन कह रहा है कि मैं 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू, मैं -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू लूंगा। कॉस इनवर्स जो कि आप साइन को पास कर रहे हो, आप टेक्निकली क्या कर रहे हो? मैं भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पिक्चर में नहीं ला रहा हूँ ना, अभी तो मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर भी हम आएंगे। अभी मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, तो कॉस इनवर्स क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं तो 0 से पाई के बीच ही हूं। कॉस इनवर्स एक्स कह रहा है कि मैं तो 0 से पाई के बीच ही हूं। तो साइन कह रहा है 1 मिनट आप पाई तक मत जाइए। पाई कितना होता है? 3.14। यानी ऐसा मान लो कॉस इनवर्स कह रहा है मैं 0 से 3 तक जा रहा हूं, इवन उसके आगे तक भी। पर साइन कह रहा है कि मुझको जो आप वैल्यू पास करोगे वो -1 से 1 के बीच हो। तो अगर मैं और इसे स्पेसिफिक करूं, अगर मैं इसे और कंपाइल करूं, नैरो डाउन करूं, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा इसने बोला कि इसके पास जो वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच होगी, और जो वैल्यू हम इसे पास करें वो खुद कह रही है कि मैं 0 से 3.14 के बीच हूं। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? क्या आपको ये बात रियलाइज हो रही है कि साइन के अकॉर्डिंग साइन को जो आप वैल्यू पास करोगे वो -1 से 1 तक होनी चाहिए, और जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो हमारी 0 से 3.14 के बीच है। आई होप आपको दिख रही हैं चीज़ें। एक ने कहा कि मैं -1 से 1 तक होऊंगा, और जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो 0 से 3.14 के बीच में है। तो शैलाई से कंक्लूजन अभी फिलहाल ये निकल कर आ रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स को हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू। यहां तक कोई डाउट? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, कॉस इनवर्स एक्स को क्या होना चाहिए? 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू। तो अभी हमने इतनी सी बात कंक्लूड की है कि कॉस इनवर्स एक्स टेक्निकली अगर अभी तक की फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो किया जाए तो वो 0 से 1 तक रहे तो ही हमारे लिए अच्छा होगा।
अब सवाल ये है कि क्या cos इनवर्स x 0 से 1 के बीच की वैल्यूज ले सकता है, क्या ये ले रहा होगा, जरा वो बात समझते हैं। और ये कब ले रहा होगा, x की किन वैल्यूज पर, वो डिस्कशन का हमारा एजेंडा है। क्या अभी तक की कहानी सॉर्टेड है, कोई परेशानी? लेकिन हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि सर कहानी cos इनवर्स x की नहीं है, कहानी है आपकी cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बड़ी सिंपल सी बात आपसे कह रहा है साहब कि ये क्या हो सकता है, जरा आप इसको समझो। मैं इन दोनों बातों पर आऊंगा। अब सारी बात जो हमने की वो हमने करके रख ली और हम ये सारी बातें अप्लाई कर लेंगे, पर इन सारी बातों को छोड़ अब मैं इससे बात करना चाह रहा हूँ। ये क्या कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपसे ये कहता है साहब कि मैं तो एक इंटीजर हो सकता हूँ, आप x की जो वैल्यू रखना है रख लेना, पर मैं तो एक इंटीजर हो सकता हूँ। अच्छा, cos इनवर्स क्या कहता है, cos इनवर्स कहता है कि मेरे अंदर जो आप x की वैल्यूज पास करोगे वो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, वो x आपका हमेशा -1 से 1 तक होना चाहिए। तो जो भी x में रखूं वो इस तरीके से रखूंगा जनाब कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो आएगा वो -1 से 1 के बीच आएगा। टेक्निकली आप cos इनवर्स के अंदर कोई भी x पास नहीं कर रहे हो, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x पास कर रहे हो। तो टेक्निकली आप -1 से 1 के बीच के सारे इंटीजर्स पास कर रहे हो। तो शैलाय से मेरे पास 3 ही चॉइसेस हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की 3 चॉइसेस हैं मेरे पास, गौर से सुनिएगा, या तो वो -1 हो, या फिर वो 0 हो, या फिर वो 1 हो। क्या आपने ये समझी मेरी बात? अब कुछ पॉइंट्स को आप समझना, x क्या होगा वो हम वर्कआउट कर लेंगे, पर मेरे पास अगर मैं इनसाइड आउट अप्रोच यूज करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो सकता है, कहने को ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, पर cos इनवर्स कहता है कि मुझे आप -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू पास करो। चूंकि ये एक इंटीजर है तो -1 से 1 के बीच के 3 इंटीजर्स -1, 0 और 1 ही होंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका -1 है तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहां से कि cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? आई होप आपको ग्राफ पता है। cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब cos इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा? आई होप आपको दिख रहा है कि जब सब cos इनवर्स ऑफ, जब आप -1 निकालते हैं तो वो कितना आता है, वो आता है पाई। आई होप आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है कि cos इनवर्स ऑफ -1 कितना आता है, ये आता है पाई। और अगर ये आ रहा है पाई तो क्या साइन इसको एक्सेप्ट करेगा? आई होप आपको बातें याद हैं कि साइन के अंदर जब आप वैल्यूज फीड करते हैं, साइन जब किसी भी वैल्यू को लेता है तो वो जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, हमने डिस्कशन किया है, वो वैल्यू आपकी -1 से 1 तक होनी चाहिए। और पाई बीइंग 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 1 के बियॉन्ड है, इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। तो x की वैल्यू, आई वुड रादर से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 तो लेना असंभव है, मतलब हम लेंगे ही नहीं x की ऐसी कोई भी वैल्यू जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 हो, क्योंकि उसके लिए भले ही cos इनवर्स ऑफ -1 डिफाइंड हो, लेकिन वो जो वैल्यू दे रहा है पाई वो मैं साइन इनवर्स में पास नहीं कर सकता, क्योंकि पाई टेक्निकली 3.14 है जो कि 1 से बड़ा है। क्या बातें आपको डाइजेस्ट हो रही हैं? आगे नाउ टॉक अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जिसका वैल्यू 0 है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 है तो क्या, तो आप मुझे बताएं cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यानी कितना हो जाएगा 0। अब cos इनवर्स 0 कितना होता है सर? cos इनवर्स अगर 0 निकाला तो ये निकल कर आता है आपका 0 और पाई के बीच की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी, π/2। ये कितना निकल कर आ रहा है, गौर से सुनिएगा सर, ये आ रहा है π/2। फिर वही बात, पाई कितना होता है सर? पाई होता है 3.14। अगर पाई होता है 3.14, इसका अगर मैं हाफ भी करूं तो 1.57, और क्या मैं कहूंगा कि 1.57 भी 1 के बियॉन्ड है, और अगर ये 1 के बियॉन्ड है तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की x की कोई भी वैल्यू नहीं लूंगा जो 0 हो, क्योंकि उसके लिए भी cos इनवर्स 0 तो π/2 चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये π/2 जो वैल्यू है जो कि कितनी है भाई 3.14 का हाफ, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 1.5 के समथिंग, जो कि 1 के डेफिनेटली बियॉन्ड है। साइन इनवर्स कहता है मैं 1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं लूंगा, और ये हम क्या वैल्यू पास करें 1.5 समथिंग, तो बिल्कुल सर ये भी अनएक्सेप्टेबल है। तो मैं किसके पास आकर रुक जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि x की जो वैल्यू मैं लेना चाहूँगा, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो क्या रहनी चाहिए 1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, जरा इस पर बात करते हैं। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 है तो आपका cos इनवर्स 1 कितना है, आई होप आप देख पा रहे हो सर। जो cos इनवर्स 1 आपका आ रहा है, cos इनवर्स 1 वो है आपका 0। बहुत बढ़िया, ये तो खुशी की बात है। cos इनवर्स 1 जो हुआ 0, क्या 0 को साइन इनवर्स एक्सेप्ट करेगा? देखो ना, अब 0 जो ये वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच की एक वैल्यू है। बहुत बढ़िया, अगर 0 एक ऐसी वैल्यू है जो -1 से 1 के बीच है, मतलब बहुत खुशी की बात यह है सर कि अब आप शायद किसी कंक्लूजन पर आ पाए हो।
मैं किस कंक्लूजन पर आ पा रहा हूँ अगर मैं आपसे पूछूं तो कि सर आपका ये जो जीरो है, कॉस इनवर्स 1 जो देकर आ रहा है जीरो, वो साइन इनवर्स को पास किया जा सकता है। मतलब मैं x की क्या वैल्यूज ले सकता हूँ सर, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 है तो मैं x क्या क्या बना सकता हूँ। आई होप आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 है तो x आपका 1 से 2 के बीच होगा। तो x 1 से 2 के बीच, सॉरी हाँ, x आपका 1 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू हो, एक्सक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 1। दूसरी बात, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच पास की जा रही है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 है, यानी cos इनवर्स 1 0 है, यानी कि जब आप निकालने में इंटरेस्टेड हो साइन इनवर्स 0, आई होप आप समझ पा रहे हो, साइन इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1, जब आप साइन इनवर्स ऑफ 0 निकाल रहे हो तो साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है सर, वो होता है 0। यानी टेक्निकली इसकी रेंज में सिर्फ एक ही वैल्यू आनी है, वो क्या होगी 0। तो डोमेन है 1 से 2 और उस केस में जो फंक्शन है इसकी एकमात्र एक ही वैल्यू क्या होगी, 0। आई होप ये जो हमने एक्सप्रेशन वर्कआउट किया है इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज क्या होंगी भाई, आपका डोमेन, और आपकी एकमात्र वैल्यू कौन 0, इसकी क्या होगी, रेंज। क्या ये पूरा क्वेश्चन विद इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन समझ आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट या परेशानी? आई होप क्वेश्चन सिंपल हैं, बस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना है और उन फंक्शनैलिटीज़ को अप्लाई करना है जो हमने सीखी हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो आपको सिखाई गई हैं उनका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस था और इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको अप्लाई होती हुई दिख रही होंगी। विद दैट, इस क्वेश्चन को अगर मैं वर्कआउट करूँ, वो पूछ रहा है रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब इस फंक्शन की रेंज हम कैसे निकालेंगे? मेरा कहना है निकाल तो सकते हो, पर कैसे, जरा पैटर्न रिकॉग्नाइज करो। सर शैलाई से 1 माइनस cos x क्या होगा? आई थिंक अगर मैं देखना चाहूँ तो सबसे बाहर वाले, अगर 1 माइनस cos x की बात करूँ तो ये लिखा है 1 माइनस cos x की पावर कितनी, की पावर 1/2। अच्छा, अब अगर इस 1 माइनस cos x से अगर मैं पूछता हूँ कि आपकी पावर क्या है, तो वो क्या कहेगा, सर मेरी पावर है 1 माइनस cos x, तो मैं हूँ। इसकी अगर ये वाला अंडर रूट देखें तो पावर 1/2 है और उसके ऊपर एक और अंडर रूट है, तो 1/2 की पावर 1/2, यानी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी पावर कितनी होगी, 1/4। अब मुझे एक और 1 माइनस cos x दिख रहा है, तो ये 1 माइनस cos x क्या कहेगा, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर होगी 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/2, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी टेक्निकली कितना, 1/8। यानी मुझे इस तरीके से चीज़ें दिखती चली जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बेसिक्स जानते हो कि अगर आपका बेस सेम है, अगर आपका बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी टेक्निकली ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, दिस क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू 1 माइनस cos x रेज्ड टू द पावर कितना भाई, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टिल इन्फिनिटी। सारा क्वेश्चन भूल जाओ, कीप एवरीथिंग असाइड, कैन यू आंसर में दिस पार्ट? अगर आपके पास लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इस एक्सप्रेशन से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो? सर ये एक इनफाइनाइट जीपी है और एक इनफाइनाइट जीपी का सम हम जानते हैं। मैं एक सिंपल सा पार्ट आपसे पूछ रहा हूँ, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड दिस गोज ऑन, है ना, इन्फिनिटी तक जा रही है। सर आपने कैसे कंक्लूड किया कि ये जीपी है? देखो ना ध्यान से, आप फर्स्ट टर्म है 1/2, फिर आपने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1/2 से, फिर 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 मिल रहा है, फिर अगली टर्म के लिए फिर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आई कैन वेरी क्लियरली सी कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों सर? क्योंकि हर अगली टर्म को पिछली टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करके अचीव किया जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये 1/2 आपकी फर्स्ट टर्म है और ये 1/2 आपका कॉमन रेशो है। और अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स तक का मैं सम लिखना चाहूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जो कि हम सीक्वेंस इन सीरीज, जब हम प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तब हम ये डिस्कस करेंगे कि इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम निकाला जा सकता है, क्यों और कैसे, तब हम डिटेल में बात करेंगे। वो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, याद रखेंगे आप। तो फर्स्ट टर्म कितनी है सर? फर्स्ट टर्म है 1/2 और 1 तो 1 है और कॉमन रेशो भी कितना है, 1/2। I hope you all are listening and understanding, है ना। 1 minus 1/2 कितना, 1/2, so this turns out to be 1/2 upon 1/2, that's clearly 1, that is clearly 1। यानी कि हम इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट करके क्या लिख पा रहे हैं, जो आपके पास ये एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है, 1 माइनस cos x की पावर कितना, 1। क्या आप इस फंक्शन की रेंज नहीं बता सकते? सर देखो, सीधी सी बात है, आपसे अगर मैं पूछ रहा हूँ cos x के बारे में बताओ, cos x क्या होता है? अगर मैं जानता हूं कि सर cos x जो होता है वो हमेशा -1 से 1 तक होता है x की सारी रियल वैल्यूज के लिए, तो एक बात बताओ, माइनस cos x कहां से कहां तक होगा? आई एम रियली सॉरी, माइनस cos x भी सर सिंपल सी वैल्यू है, माइनस cos x कहां से कहां तक होगा? इसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा दो, तो माइनस cos x भी तो आपका -1 से 1 तक होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए?
सर लेकिन मुझे इसमें 1 ऐड करना है, तो अगर मैंने इसमें 1 ऐड किया तो 1 माइनस 1 कितना 0, 1 यहाँ ऐड किया तो 1 माइनस कितना cos x, और 1 यहाँ ऐड किया तो कितना 2। तो cos x आपका बिल्कुल साफ और जाहिर तौर पर किससे किसके बीच होगा सर, वो 0 से 2 के बीच होगा, है ना। और अगर ये 0 से 2 के बीच होगा तो मैं कौन सा ऑप्शन मार्क करूंगा, मेरा ऑप्शन सी आंसर हो सकता था, लेकिन मैं कहूंगा कि ऑप्शन सी में गड़बड़ है, उसने 2 को इंक्लूड नहीं किया, है ना। हैड दे इंक्लूडेड 2 आई वुड हैव मार्क्ड इट करेक्टली, है ना, बट 2 को अगर इंक्लूड कर लें तो प्रॉब्लम क्या होगी जरा देख लेते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 2 आंसर में आना चाहिए, क्योंकि 2 में कोई परेशानी नहीं है, हम x की सारी रियल वैल्यूज अगर रखें तो ये 2 आ रहा होगा, है ना। पर इनके अकॉर्डिंग अगर 2 पर ओपन ब्रैकेट लग रहा है तो क्या परेशानी है जरा वो हम देख लेते हैं। मेरे नॉलेज से वो क्लोज ब्रैकेट ही रहना चाहिए, बट अगर वो कह रहा है ओपन ब्रैकेट तो हम मान लेंगे, पर मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही ओपन ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट रखने में भी। तो मेरे अकॉर्डिंग 0 to 2 इसका सही आंसर होना चाहिए, बट उनके अकॉर्डिंग 0 to 2 है। खैर, अब अगर वो ओपन ब्रैकेट लिखा गया है तो लिखा गया है, आपके दिमाग में कोई थॉट आता है कि ये 2 पर ओपन ब्रैकेट क्यों रखा गया है क्लोज ब्रैकेट के बजाय, तो कमेंट में लिख के जरूर बताना, पर मेरे अकॉर्डिंग वो क्लोज ब्रैकेट ही रहेगा। बट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, खैर नन ऑफ दीज भी मार्क किया जा सकता था, पर मुझे जो लग रहा है वो ये कि टेक्निकली इसका आंसर होना चाहिए 0 से 2, है ना। पर मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही, बट अगर आपको दिखती है, क्योंकि मुझे लग रहा है क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए, कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 0 से 2 मना पाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है, बट फिर भी आपको लगता है तो जरूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग 0 से 2 क्लोज ब्रैकेट में ही इसका करेक्ट आंसर होगा। विद दैट अगर मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो अगला सवाल आपके लिए क्या निकल कर आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, आपके इंटीग्रल एंड फ्रैक्शन पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप बताओ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, और ये आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो सर कैसे सोचेंगे, मेरा कहना है क्या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस आर आपको कोई हिंट नहीं दे रहा है कि सर देखो स्पष्ट तौर पर आपको दिखना चाहिए वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। अगर ये एक पीरियोडिक फंक्शन है तो इस पॉइंट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आप समझो ना। इसको आप कैसे लिखोगे, मैं पहले इस पार्ट को आपके लिए क्रैक करता हूँ। ये जो लिखा हुआ है इन्होंने समेशन कहाँ से कहाँ तक, r की वैल्यू 1 से 2000 तक, है ना, गौर से सुनना। वो क्या लिख रहा है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस आर अपॉन 2000। मैं इसको थोड़ा आपके लिए ब्रेक करता हूँ, आप खुद मेरी बात से एग्री करेंगे कि हाँ सर इस बात का कोई वजूद ही नहीं है। गौर से सुना, अगर r की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये क्या आ जाता है, ये बन जाता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन कितना 2000। अगली टर्म क्या हो जाएगी सर, अगली टर्म होगी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2000 एंड दिस विल गो ऑन, कब तक, r की फाइनल वैल्यू क्या है 2000, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2000 अपॉन कितना, अपॉन 2000। मेरा बस आपसे ये कहना है कि आप इस बात से एग्री करते हो कि अगर मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेट्स से एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी, मतलब इस फंक्शन का पीरियड है अगर टी, तो अगर मैं इसमें x प्लस टी करता हूँ तो भी मैं जानता हूँ सर ये फंक्शन क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स, है ना। अगर इस फंक्शन में मैं x प्लस 2t करता हूँ, मतलब उस पीरियड का कोई भी मल्टीपल लिखता हूँ तो भी वो एफ ऑफ एक्स ही देगा। यानी मैं अगर इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स प्लस लेट्स से NT भी कर देता हूं तो भी वो मुझे f ऑफ x ही दे रहा होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट बात है साहब। आपके पास अगर इस एक्सप्रेशन में आप देखो तो ये वही तो बात है सर कि f ऑफ x प्लस 1 विल बी मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1 विल बी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 विल बी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इवन x प्लस 2000 विल बी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, क्योंकि इनका पीरियड है 1, तो ये 1 2 3 सब इसके पीरियड 1 के मल्टीपल्स हैं। यानी मैं ये कहूँगा कि जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया गया है, सबसे पहली बात तो इन सबके डिनोमिनेटर सेम है 2000, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर 2000 में लिख देता हूँ। अब अगर न्यूमरेटर में देख रहा हूँ तो यहाँ क्या आ रहा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, यहाँ क्या आ रहा है ये भी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और ऐसे करते करते जो फाइनल टर्म है वो भी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, एंड दिस इज 2000 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x रिटर्न 2000 टाइम। अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को 2000 बार ऐड करता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, वो होगा 2000 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन 2000 एंड शेलाई से यहाँ से बड़े आराम से आप देख पाएंगे कि सर 2000 से 2000 कैंसिल एंड फाइनली व्हाट आर वी लेफ्ट विथ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, एंड दैट गिव्स यू विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। ये एक आसान सा क्वेश्चन था जिसमें मेरे ख्याल से तो कोई डिफिकल्टी नहीं थी और स्पष्ट तौर पर चीज़ें हमें बिल्कुल साधारण सी दिख रही थी। क्या ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अच्छा, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, सोचना कैसे सर इस बारे में बात करते हैं। द नंबर ऑफ रूट्स, पहली बात तो वो सोल्यूशन नहीं पूछ रहा, वो ये नहीं कह रहा कि आप इसका सोल्यूशन बताओ, मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज इससे सेटिस्फाई कर रही हैं। अच्छी बात है सर। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x। पता है वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दे सकता है, वो देने को ऐसे दे सकता है x स्क्वायर माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स है ना, -2 इज इक्वल टू 0। अब वहां पे आपको दिखना चाहिए कि एक्चुअली इस वाले पार्ट को एक तरफ रख लो तो क्वेश्चन बन जाएगा x² - 2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, है ना। वो थोड़ा इसको तोड़ मरोड़ के देंगे ताकि आपको साफ साफ तौर पर ये ना दिखे। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट कर सकता हूं, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को क्रैक कर सकता हूं? कोशिश की जा सकती है। कैसे, इस बात को समझना। सारी बातें छोड़ो, मुझे आप 2-3 चीज़ों के जवाब दो, सिंपल सी 2-3 चीज़ों के। सबसे पहला सवाल मुझे आप बताओ, साइन एक्स जो आपका है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? सो साइन एक्स आपका हमेशा -1 से 1 के बीच होता है। आई होप आप इस बात को मानते हैं। तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेता हूँ, अगर मैं साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेता हूँ तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा? तो साफ बात है सर, ज़्यादा मत सोचो। अगर साइन एक्स एक वैल्यू है जो कि -1 से 1 के बीच है, तो -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप निकालें तो वो आपको 3 वैल्यूज देगा। कौन कौन सी? -1, 0 और 1। आई होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो यही 3 वैल्यूज होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि LHS चाहे x² - 2 हो, RHS फिक्स्ड है। क्या क्या? -1, 0 और 1। तो एक बार मैं क्या रख लेता हूँ इसको -1। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार मैं क्या रख लेता हूँ इसको 0। आई होप आपको स्ट्राइक कर रहा है। और एक बार हम क्या रख लेते हैं इसको 1। तो LHS आपका फिक्स्ड है x² - 2, बट RHS कुड बी ईदर -1, 0 और 1। सो लेट्स पुट ऑल दीज 3 वैल्यूज टुगेदर और चीजें देखते हैं कि कैसे वर्कआउट होती हैं। अगर मैं x² - 2 को -1 के इक्वल रखता हूं तो क्या निकल कर आता है सर? x² जो आता है वो आता है कितना? 1। आई होप आपको नजर आ रहा है, -2 उधर गया तो -1 + 2 कितना? 1। तो x² 1 आ रहा है, यानी x यहाँ से कितना आ रहा है? x यहाँ से आ रहा है +-1। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगली बात, अगर x² - 2 0 के इक्वल है ना, x² 2 के इक्वल है ना, x किसके इक्वल है? ±√2 के। और यहाँ से अगर इस -2 को वहाँ भेजा तो x² किसके इक्वल हो जाएगा? x² 3 के इक्वल हो जाएगा ना। x किसके इक्वल होगा? x आपका ±√3 के इक्वल होगा। क्या ये तीनों बात आपको नजर आ रही है? क्या तीनों बात स्पष्ट तौर पर आपको समझ आ रही है कि x आपका +-1, x आपका ±√2 और x आपका ±√3 के इक्वल होगा? क्या तीनों चीज़ आपको दिख रही हैं? पर सर क्या मैं ऐसा कह दूं कि इसका सोल्यूशन 2 + 2 + 2, मतलब यहाँ से 2 सोल्यूशन, यहाँ से 2 सोल्यूशन और यहाँ से 2 सोल्यूशन, मतलब 6 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो हम क्या गलती कर रहे हैं? मेरा कहना है आपने इस तरफ से बस ये सोच लिया कि आपका जो LHS है वो आपकी 3 वैल्यूज क्रिएट कर रहा है। पर क्या मैं सच में ये जो वैल्यूज निकल कर आई हैं x की, अगर मैं इनको पास करूं तो क्या ये वैल्यूज हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होंगी? क्या ये वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी? जरा ये वैल्यूज भी तो ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैं x की एक एक करके वैल्यूज ट्राई करता हूं, ध्यान से सुनना। मैं x की पहले वैल्यू क्या ट्राई कर लेता हूं? +1। गौर से सुनना, सिंपल सी बात है। x की वैल्यू अगर मैंने +1 ट्राई की तो यहाँ पर साइन x से जाके पूछो कि क्या वो भी उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो भी आपको +1 क्रिएट करके दे रहा है क्या? आई होप आपको सिंक समझ आ रहा है कि मैं इसे सिंक में क्यों लेकर चल रहा हूँ, कि हमने अभी x को +-1 लेकर आए हैं। तो x के +-1 रखने पर क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x भी -1 आता है? क्या x के +-√2 रखने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x क्या +-√2 आता है? x के +-√3 रखने पर क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x √3 आता है? ये मुझे चेक करना है। आपको रिक्वायरमेंट समझ आ रही है? इस बात को चेक करना बहुत जरूरी है। तो मैं एक एक करके शुरू करता हूं। बड़ी सिंपल सी बात है, आप खुद इस बात से एग्री करोगे। बहुत बहुत स्पष्ट सी बात है, सुनते जाइएगा ध्यान से, है ना। इस तरफ जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो इस तरफ से x की वैल्यू क्या है? आई एम रियली सॉरी। जब हम x की वैल्यू, मैं इस बात को करेक्ट करता हूं, मैंने शायद गलत कह दी। जब हम x की वैल्यू +-√2 रखेंगे तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x कितना आना चाहिए? 0, √2 नहीं आना चाहिए। जब आप x की वैल्यू +-√3 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x कितना आना चाहिए? वो 1 आना चाहिए। आई होप आपको रिक्वायरमेंट और कंडीशन समझ आ रही है। तो मैं एक एक करके वैल्यू ट्राई करता हूँ। मैं x की वैल्यू 1 ट्राई करता हूँ और ये सारी हेल्प पता है कौन करेगा? साइन का फंक्शन, क्योंकि उससे आप बहुत आराम से चीजें सोच पाओगे। तो मैं साइन के फंक्शन को थोड़ा प्लॉट कर लेता हूँ ताकि चीजें स्पष्ट तौर पर दिख जाएं, है ना। तो साइन का फंक्शन क्या कहता है? साइन का ये आपका फंक्शन है, मान लो, है ना। ये फंक्शन बस इतना ही मेरे ख्याल से काफी है, इसमें शायद बात बन जाएगी। अब गौर से सुनना। पहले सर ये बताओ -1 कहाँ होगा? मेरे ख्याल से अगर मैं ढूंढता हूं तो ये होता है -π/2, यानी अप्रॉक्सीमेटली कितना? यानी अप्रॉक्सीमेटली -1.5, है ना। तो यहाँ कहीं होगा आपका -1। अगर -1 पे मैं साइन की वैल्यू ढूंढता हूँ, अगर मैं -1 पर साइन की वैल्यू ढूंढता हूँ तो ये आपका आता है कितना? -sin 1। आई होप आपको बात समझ आ रही है।
क्योंकि साइन -1 कितना होगा, माइनस ऑफ साइन 1, क्योंकि साइन आपका एक ऑड फंक्शन है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस किस के बीच होगी, ये वैल्यू आपकी -1 से 0 के बीच होगी। अब आप मुझे बताएं, एक वैल्यू जो कि -1 और 0 के बीच में है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो मैं कहूँगा माइनस ऑफ साइन 1 का, यानी अगर इसे और अच्छे से लिखना चाहूँ, मैं टेक्निकली क्या एक्सप्लोर कर रहा था, साइन ऑफ कितना, -1। जब हम इसे निकाल रहे थे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आया -1, क्योंकि 0 से -1 के बीच की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1। तो पहली बहुत खुशी की बात सर कि हमने x की वैल्यू -1 ट्राई की और हमें साइन ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या मिला, -1। मतलब ये मेरे लिए एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो हमारे लिए पहले ही एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है, -1। लेट्स ट्राई एंड पुट +1। क्या +1 भी हमारे लिए काम करता है? आप खुद इस बात से एग्री करेंगे कि यहाँ शायद थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। सोचो 1 कहाँ आएगा? सर ये होगा आपका π/2, π/2 ने 1.5, तो 1 यहाँ कहीं होगा मान लो, है ना। 1 पर ये आपको वैल्यू मिल रही होगी, ये वैल्यू कितनी है, साइन 1, जो कि आपकी 0 से 1 के बीच है। अब अगर मैं साइन 1 लेता हूँ, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 1 लेता हूँ तो ये कितना आएगा? आप खुद इस बात से सहमत होंगे, ध्यान से देखना कि सर 0 से 1 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो ये कितना आएगा, ये होगा 0। क्या 0 जब हमने 1 रखा तो क्या साइन 1 आपका -1 क्रिएट कर रहा है? नहीं सर, साइन 1 आपका 0 क्रिएट कर रहा है। तो 1 इज नॉट एन एक्सेप्टेबल वैल्यू। कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं थोड़ी और क्लैरिटी देता हूँ। जब आप +√2 पास करेंगे x की जगह, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x 0 क्रिएट करता है या नहीं, मुझे ये देखना है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने घुमा फिरा के बात शुरू करी। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x को क्या मान लिया, 0। फिर उससे मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू मिली मुझे +√2। तो जब x की वैल्यू +√2 मिल रही है तो x की वैल्यू +√2 पर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x 0 मिल रहा है या नहीं, मतलब इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, इक्वेशन सिंक में है या नहीं, ये मुझे क्रॉस चेक करना है। क्या रिक्वायरमेंट आपको क्लियर है? तो बस इसी बात पर बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू √2 ट्राई करता हूँ। क्या, गौर से सुनिएगा सर, जैसे ही आप x की वैल्यू √2 ट्राई करते हो, √2 यानी 1.4 यानी 1.5 से छोटा, 1.5 से छोटा यानी ये आपका क्या होगा, साइन ऑफ √2। साइन ऑफ √2 भी आपका 0 से 1 के बीच होगा, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो। और साइन ऑफ √2 अगर 0 से 1 के बीच है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 होगा। तो जब हमने साइन ऑफ √2 निकाला, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब हमने साइन ऑफ √2 निकाला तो क्या उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आया? बहुत खुशी की बात सर, ये आ गया। तो मेरे लिए जो दूसरी एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो क्या होगी, √2। गड़बड़ नहीं हुई, चीजें सुलझ गई। -√2 के लिए चेक करते हैं, गौर से सुनना। -√2 कहाँ मिलेगा? फिर वही बात, साइन के फंक्शन पे जाके देखा, ये अप्रोक्सीमेटली -1.5 है, तो यहाँ -1.4 होगा। यहाँ अगर -1.4 होगा तो मुझे ये एक वैल्यू मिल रही होगी, ये आपका क्या होगा, ये आपका साइन ऑफ √2, मतलब साइन ऑफ -√2 होगा। तो अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, मैं निकालने जा रहा हूँ साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी टेक्निकली क्या मैं निकालने जा रहा हूँ, माइनस ऑफ साइन ऑफ √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप एक बात बताओ, माइनस ऑफ साइन ऑफ √2 जो है वो 0 से -1 के बीच है, और 0 से -1 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सर, वो होता है -1। वो होता है कितना, -1। यानी कि हमने जब x की जगह -√2 पास किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x क्या मुझे 0 मिला? नहीं, वो मुझे -1 मिला। दैट्स वाई -√2 विल नॉट बी एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन और अ वैल्यू। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, क्या मैं √3 एक्सेप्ट कर सकता हूँ? ट्राई करते हैं। √3 कितना होता है सर? √3 होता है 1.732, है ना। अब गौर से सुनना, 1.7 कहाँ होगा? फिर वही बात, ये है 1.5 और ये है पाई, 1.5 और इसके बीच में, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये है 1.5 और ये है आपका पाई यानी 3 पॉइंट समथिंग, इसके बीच में कहीं क्या होगा, 1.732। और 1.732 पर अगर इसकी वैल्यू चेक की जाए तो ये वैल्यू भी, यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ साइन ऑफ √3 जो होगा आपका, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो टेक्निकली आपका 0 से 1 के बीच होगा। और 0 से 1 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। मतलब जब हमने इसमें √3 पास किया तो मुझे साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं 0 मिला। दैट्स वाई इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल वैल्यू। नाउ ट्राई एंड पुट -√3। अगर मैं -√3 रखता हूं तो क्या होगा, इस बात पर बात कर लेते हैं। -√3 का मतलब क्या, यहाँ पर कहीं आपका ये पाई है तो यहाँ कहीं आपका क्या होगा, -√3। और यहाँ पर अगर वैल्यू ढूंढी तो क्लियर सी बात है सर, 0 से -1 के बीच आ रही है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ जब हम ढूंढेंगे साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ √3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी क्या, माइनस ऑफ साइन ऑफ √3
का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि हम यहाँ से भी सोच सकते हैं, तो वो कितना आ रहा है सर, वो जाहिर सी बात है आपका 0 और -1 के बीच है। और अगर ये 0 और -1 के बीच है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ रहा है, हमें कितना चाहिए था, 1। तो ये दोनों ही वैल्यूज हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो x की कौन सी दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, x की दो वैल्यूज कौन कौन, -1 और √2 आपके लिए इसके क्या होंगे सॉल्यूशंस। क्या आपको ये दो सॉल्यूशंस स्पष्ट तौर पर समझ आ रहे हैं? करना क्या है मैं वो आपको एक बार क्लियरली समझा देता हूं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सोचना है, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप चीज़ें क्लियर रखिएगा। जैसे मुझसे कहा किसी ने x² - 2 आपका किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। तो मेरा कहना है, मैंने दोनों को ध्यान से देखा, मैंने इस वाले पार्ट को पहले अंदर वाले पार्ट को देखा, तो मेरा दिमाग चलता है कि सर sin x जो होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, वो हमेशा -1 से 1 के बीच होता है। फिर मेरा दिमाग क्या चलता है कि सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप ले लो, अगर आप sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो जो कि -1 से 1 के बीच है, तो ये आपको तीन वैल्यूज दे सकता है। ये क्या क्या दे सकता है, 0, -1 और 1। मैंने क्या किया, एक बार 0 के इक्वल रखा, एक बार -1 के, एक बार 1 के। जब 0 के इक्वल रखा तो x की कोई वैल्यू आई, जब -1 के इक्वल रखा तो x की कोई वैल्यू आई, और जब 1 के इक्वल रखा तो x की कोई वैल्यू आई। अब सुनना, जब 0 के इक्वल रखा और x की कोई वैल्यू आई, तो वो जो x की वैल्यू आई है अगर उसे मैंने यहाँ रखा तो उसका sin x जब लिया और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो वो भी तो 0 आना चाहिए, तभी तो वो इक्वेशन सिंक में होगी। आई होप आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। सेम यहाँ और सेम यहाँ चेक किया। अगर ये मेथड आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, सो देयर इज अनदर मेथड। वो मेथड क्या कहती है, गौर से सुनना। वो मेथड कहती है कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ बना लो, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, और आप x² - 2 का ग्राफ बना लो और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लो। आप समझ पा रहे हो ना, हमारे पास दो कर्व हैं, कौन सा, x² - 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। अगर ये दोनों कर्व्स हमारे पास हैं तो ये दोनों कर्व्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं, ये कहते हैं कि आप इसकी और इसके ग्राफ बना लो और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। ये भी एक वाजिब तरीका है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और इसको कैसे बनाएंगे सर, पहले मैं आपके सामने x² - 2 का ग्राफ बना लेना चाह रहा हूँ, है ना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। आई होप अब आपको ग्राफ से कोई परेशानी नहीं है, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द ग्राफ्स। और मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी एक और टेक्निक, एक और अप्रोच, एक और तरीका हो सकता है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ग्राफ। तो हम एक और मेथड डिस्कस कर रहे हैं इसके, कौन सी, ग्राफ वाली। आई होप आपको ये बात याद है कि हमने इसके जो सोल्यूशन निकाले वो क्या थे, -1 और √2। देखो आप ध्यान से, यहाँ पर भी आप अप्रॉक्सीमेटली यहीं, मतलब हम बहुत अप्रॉक्सीमेटेड से ग्राफ बनाएंगे, अब वहाँ पर उसे इंटरसेक्ट होता हुआ पाएंगे। ग्राफ वाली मेथड से शायद आप एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल पाए, पर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जरूर निकाल सकते हैं। क्या मतलब इसका, ध्यान से सुनो। मैं sin x के ग्राफ से ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ x² - 2 का आप ग्राफ मुझे बताओ। तो आप क्या कहोगे सर, जब x 0 है, जब x 0 है तो ये x² का स्कोप ही नहीं बनता, तो x² - 2 कितना होता है, -2। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -2 है, जो कि यहाँ कहीं होगी, है ना, और बाकी केसेस में हमेशा इसके ऊपर होगा, बाकी केसेस में हमेशा इसके ऊपर होगा। आई होप आपको थोड़ी बहुत बातें समझ आ रही हैं। ये आपके किसका ग्राफ रहा, ये आपके x² - 2 का ग्राफ रहा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट होगा ये आपका √2 होगा, और ये जो पॉइंट होगा आपका ये -√2 होगा, क्योंकि आप देखो ना, x² - 2 को अगर 0 के इक्वल रखा तो x कितना आता है, +- √2, यानी √2 अगर रखा तो √2 का स्क्वायर 2 - 2 0, तो ये 0 हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है ना। और अगर x को 0 रखा तो 0 - 2 कितना आ रहा है, -2, तो ये पॉइंट कितना आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है आपका 0, -2। और मैं क्वाड्रेटिक के बेसिक्स से जानता हूँ कि इसका मिनिमम -2 ही होगा। आई होप यू ऑल ऑल्सो एग्री विद दैट। x² आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि अपनी मिनिमम वैल्यू 0 अटेन करेगा, तो 0 - 2 विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और x² का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है तो एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ही होगा, जाहिर सी बात है। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो x² का ग्राफ हमको पता है एक स्टैंडर्ड पैराबोला, उसमें से 2 सबट्रैक्ट किया, यानी उसी ग्राफ को 2 यूनिट नीचे y एक्सिस पर शिफ्ट कर दो वर्टिकली। आई होप आपको ये बातें याद हैं, ट्रांसलेशन ग्राफ्स का जो हम करते आए हैं। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आई हैं तो मैं बात करता हूँ सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का अगर आप ग्राफ बना लोगे ना तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ बना रहे हैं, गौर से देखिएगा। ये कैसे बनेगा सर, ये रहा मान लो क्या आपका y एक्सिस, डू यू ऑल एग्री विद दैट, है ना। और इसी तरीके से हमारे पास क्या रहेगा, x एक्सिस, ये रहा, है ना। मैं sin x का पूरा ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कुछ ही वैल्यूज़ पर उसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं कहाँ से कहाँ तक इंटरेस्टेड हूँ। मैं टेक्निकली -π से π तक में इंटरेस्टेड हूँ, है ना। ये ग्राफ तो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, तो मैं इसके ग्राफ को थोड़ा सा इस तरीके से बना ले रहा हूँ।
आई होप थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हैं इसके साथ जो ग्राफ बन रहा है। अब इसमें अगर मैं चीज़ें देखना चाहूँ तो सर फिर वही बात, आप साइन पर इंटीग्रल पॉइंट्स प्लॉट करो। तो साइन पर अगर मैं इंटीग्रल पॉइंट्स ढूंढता हूँ तो एक इंटीग्रल पॉइंट मुझे क्या मिलता है सर, एक इंटीग्रल पॉइंट जो आपको मिलता है वो होता है आपका 1 से पास होता हुआ, है ना। सिमिलरली एक जो दूसरा इंटीग्रल पॉइंट आपको मिलता है वो होता है 0 से पास होता है, और तीसरा इंटीग्रल पॉइंट आपका -1 से पास होता हो, ये मिलता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि जिन जिन पॉइंट्स पर साइन एक्स के ग्राफ ने इन 3 लाइंस को इंटरसेक्ट किया है वहां पर आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दो। तो एक लाइन तो मेरे ख्याल से यहाँ से जानी है जो कि तय है, यहाँ से पास हो रही होगी। आई होप आप भी अब ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ साइन एक्स के ग्राफ को समझना सीख गए हैं। और दूसरी लाइन जो जाने वाली है इसी के पैरेलल, जो कि टेक्निकली वाई एक्सिस के पैरेलल भी है, वो कहाँ से जाएगी भाई, उसकी अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है यहाँ से जाएगी। अगर आप थोड़ी और क्लैरिटी चाहते हैं तो मैं 2 लाइंस और ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन आपकी यहाँ और ऑफ कोर्स एक लाइन आपकी कहाँ, यहाँ। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। अब अगर आप ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ साइन एक्स के ग्राफ की तरफ आना चाह रहे हो तो हम क्या करेंगे, आई होप आपको पूरी स्टोरी याद है। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं इनको रेडियंस में लिख रहा हूं, लेकिन एक अलग तरीके से। जैसे ये कितना होगा 0, ये है π/2 जिसे मैं लिख लेता हूं जैसे 1.5, है ना। ये है पाई जिसे मैं लिख लेता हूं 3.1, 4 है तो मैं 3.1 लिख लेता हूं। ये कितना हो जाएगा -1.5, आई होप आप एग्री करते हो, और ये -3.1। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। दूसरी ज़रूरी बात, ये 0 है तो ये आपका -1 है, और ये कितना है 1। गौर से सुनते जाइए, बहुत काम की हम बात कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन हमने बॉक्सेस में देखना सीखा है। सर इस बॉक्स में ये 0 से 1 के बीच है, तो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। लेकिन द मोमेंट इट गेट्स 1, जब ये 1 होता है यानी साइन π/2, तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। और वापस π/2 से पाई के बीच में, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, π/2 से पाई के बीच में जब मैं इसे देखूंगा तो वापस आपका साइन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में, तो वापस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सिमिलरली एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन वापस गौर से देखिएगा, जब मैं आपसे पूछता हूं क्या कि आपका एक्सप्रेशन, यहां पर ध्यान से देखो, ये पूरा ब्लॉक कहां से कहां तक है सर, 0 से -1 के बीच में, तो 0 से -1 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट मेजर कितना होता है, -1, पर यहाँ पर ये 0 है ना। -1 पर -1 ही रहना है, और यहाँ पर भी ये ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर वापस ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इस पॉइंट पर -π पर ये कितना है 0। क्या आपको साइन का, एक्स का ग्रेटेस्ट मेजर का ग्राफ समझ आ रहा है? ये जो ऑरेंज वाला पार्ट बना ये आपके ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है। अब अगर मैंने थोड़ी सी सहूलियत से यहीं पर अपने x² - 2 के ग्राफ को क्लब किया, तो अगर ये -1 है तो शेलाई से यहाँ कहीं -2 होगा। अब अगर आप इस ग्राफ को बनाएं तो मैं थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूँ, जो पॉइंट्स ऑलरेडी हमने निकाले थे उनको देखकर, ताकि आपको एक प्रेसाइज पॉइंट बता पाऊँ। -1 और √2 है ना, -1 और √2 मतलब क्या, गौर से सुनिएगा। जब ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, अब मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ, x² - 2 का, है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली आप इस कर्व को यहाँ से जब निकलता हुआ देखेंगे तो इस x² - 2 एक तो इस तरीके से जा रहा होगा, है ना, बिल्कुल ऐसा ही इंटरसेक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा निकल जाएगा, मैं बस ऐसे रैंडम सा बना ले रहा हूँ। और इसी तरीके से आपका ये कर्व यहाँ पर कहीं पर इस तरीके से इसे इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाएगा। ये किसका ग्राफ है भाई, ये आपके x² - 2 का ग्राफ है। और अगर आप ग्राफ के थ्रू देखेंगे तो आपकी इस कर्व ने एक तो यहाँ और एक यहाँ, इन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है आपके ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ साइन एक्स को। और अगर 2 जगह इंटरसेक्ट किया है, ऑल्दो ये थोड़ी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है और गैसेस हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ स्पष्ट तौर पर सर इसके कितने सोल्यूशन होंगे, 2। ये आपका x² - 2 और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, है ना। इस बेसिस पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कितने सोल्यूशंस, 2 सोल्यूशंस। इस बात में कोई डाउट? क्या ये क्वेश्चन भली भांति स्पष्ट तौर पर समझ आया? आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है, जो कि आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ अपने इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।